नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बहुत फिट और हेल्दी होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत और विदेश में। दोस्तों, कोरोना वायरस जिसका कि हमको लग रहा था कि इसका एंड गेम चल रहा है और हमें लग रहा था कि धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा, वहीं चाइना जहां 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी वहां पर धीरे धीरे केसेस सडनली बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में इसके केसेस बढ़ने लगे हैं, जिससे कि कोरोना की चौथी वेव की आने की आहटें शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, ना सिर्फ चाइना, पूरी दुनिया के अंदर से इसके आंकड़े डराने वाले आ गए हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 7 मार्च से 13 मार्च के बीच में दुनिया भर में 1 करोड़ 10 लाख कोरोना के नए इन्फेक्शन आए। वहीं अगर मैं मृत्यु की बात करूं, डेथ टोल कितना का, तो 43,000 पूरी दुनिया के अंदर डेथ टोल रहा। दोस्तों, इस सब आंकड़े को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद हम कोरोना से थक चुके हैं, लेकिन कोरोना अभी तक हमसे थका नहीं है। दोस्तों, यूजुअली क्या होता था, कोरोना वायरस का एपी सेंटर हुआ करता था। जैसे एक एक समय पर कोरोना वायरस अलग अलग देशों में या महाद्वीपों के अंदर अपना प्रभाव दिखाता था। जैसे पहले चाइना के अंदर दिखाया, यूएसए के अंदर दिखाया, भारत के अंदर दिखाया, यूरोप के अंदर दिखाया। लेकिन दोस्तों, इस समय सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई है। इस समय कोई एपी सेंटर नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर सडनली केस राइज होने लगे हैं। अगर मैं बात करूँ यूएसए, चाइना, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दोस्तों एक साथ पूरी दुनिया के अंदर केसेस बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, 2019 के अंदर वुहान में सबसे पहला कोरोना का केस आया था और वहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। दोस्तों, इस समय जो चाइना के अंदर केसेस आने स्टार्ट हुए हैं वो शंघाई के अंदर हुए हैं। शंघाई चाइना की फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। दोस्तों, 2 दिन के लिए, शुरुआती 2 दिन के लिए चाइना ने शंघाई के स्कूल, कॉलेजेस, जितने भी इंडस्ट्रियल हब्स हैं, सिनेमा हॉल, सबको प्रॉपर बैन कर दिया है। दोस्तों, WHO के लाइव ट्रैकर के हिसाब से चाइना के अंदर 21 मार्च को 8,000 कोविड केसेस रजिस्टर किए गए। लेकिन दोस्तों, WHO के जो हेड हैं टेड्रोस अधानोम, उनका ये कहना है कि दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। दोस्तों, जो एक्चुअल केसेस हैं उनके हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि जो चाइना है वो अपने केसेस के अंदर एसिम्प्टोमेटिक केसेस को काउंट नहीं करता और इस समय WHO के हिसाब से एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में पूरी दुनिया में आ रहे हैं। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का ये कहना है कि यूएसए के अंदर 21 मार्च को टोटल 30,000 कोविड केसेस रजिस्टर किए गए, जिसके ओमिक्रॉन का एक नया सब वेरिएंट पाया गया जिसको कि कहते हैं BA.2। दोस्तों, BA.2 जो कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, इसके बारे में आपको वीडियो के थोड़ा बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको साउथ कोरिया के थोड़े आंकड़े बताना चाहता हूं। तो साउथ कोरिया के अंदर सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट का प्रभाव दिख रहा है। दोस्तों, 24 घंटे के अंदर 6,21,000 केसेस खाली साउथ कोरिया के अंदर ही रजिस्टर किए गए। दोस्तों, 429 डेथ हुई, जो कि साउथ कोरिया के अंदर अभी तक का, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, 24 घंटे का रिकॉर्ड है। और दोस्तों, वहीं अगर मैं इटली की बात करूं तो दोस्तों, इटली के अंदर भी कोरोना वायरस का स्पाइक नज़र आया है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे के अंदर इटली के अंदर कोरोना वायरस के 80,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए। दोस्तों, अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी के अंदर पिछले 24 घंटे में 2,90,500 केसेस रजिस्टर किए गए। अगर मैं वहीं डेथ टोल की बात करूं तो जर्मनी के अंदर 278 मृत्यु हुई पिछले 24 घंटे के अंदर। दोस्तों, इटली जो कि सेकेंड और थर्ड वेव के अंदर कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहा था आफ्टर ब्रिटेन, उसके अंदर भी पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस का स्पाइक नज़र आया है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में इटली के अंदर 80,000 केसेस नज़र आए हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के केसेस सडनली बढ़ने लगे हैं। इससे अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी अछूता नहीं रहा है। दोस्तों, अफ्रीका के अंदर पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते 12% कोरोना के केसेस बढ़े। वहीं पर कोरोना के साथ जो उसकी डेथ टोल हुआ वो 14% बढ़ गया पिछले हफ्ते के मुकाबले। और दोस्तों, वहीं अगर मैं यूरोपियन कंट्री की बात करूँ तो वहाँ पे पूरे यूरोप के अंदर 2% केसेस बढ़े पिछले हफ्ते के हिसाब से, बट जो डेथ टोल था वो बढ़ा नहीं, वो जितना था उतना का उतना ही बना रहा। दोस्तों, ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, इसके पीछे का हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों, यूरोप के अंदर केसेस तो बढ़ गए हैं और केसेस भी अच्छे खासे बढ़ गए हैं, जैसे कि मैंने आपको इटली और जर्मनी के बारे में बताया, लेकिन डेथ नंबर नहीं बढ़ गए। दोस्तों, कोरोना के अंदर जो वैक्सीन है वही रामबाण है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन रखी हुई है,
उनके पास 2-2, 3-3 बूस्टर डोज लगाने के लिए भी इनफ वैक्सीन है। अब वहीं अगर मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करूं तो दोस्तों टोटल 11% अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है उसको डबल डोज लग चुकी है। वहीं अगर मैं पूरे यूरोप की बात करूं तो 70% पॉपुलेशन को डबल डोज ऑलरेडी लग चुकी है। दोस्तों इसी कारण यूरोप के अंदर बूस्टर डोज भी 2 बार 3 बार लग चुकी है, जिसकी वजह से डेथ टोल काफ़ी नीचे है। वहीं अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो वहाँ पे पहले तो दोस्तों वहीं अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो वहाँ पे प्रॉपर वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ है पॉपुलेशन का। बूस्टर डोज तो दोस्तों दूसरी बात है, इसलिए वहाँ पे डेथ टोल काफ़ी ज़्यादा हो गया। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये जो दुनिया भर के अंदर कोरोना के केसेस अचानक से बढ़ने लगे हैं, ये ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है BA.2 इसकी वजह से बढ़ने लगे हैं। दोस्तों ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है BA.2, इसको स्टेल्थ वेरिएंट भी बोला जा रहा है। दोस्तों स्टेल्थ वेरिएंट इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसको एक किसी नॉर्मल RT-PCR टेस्ट के अंदर डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इसको डिटेक्ट करने में थोड़े से एक्स्ट्रा दिन लगते हैं, जिसकी वजह से इसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो नॉर्मल जो पेशेंट होते हैं इसके वो एसिमेट्रिकल होते हैं, जो कि आजकल दुनिया में एसिमेट्रिक पेशेंट बढ़ते जा गए हैं। तो पिछले 3 सालों के अंदर जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, आपने एंथोनी फाउची का नाम तो सुन ही लिया होगा। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े वायरोलॉजिस्ट माने जाते हैं और यूएसए के अंदर ये यूएसए की जो कोरोना वायरस से लड़ने की टीम है उसके हेड है। और दोस्तों इनका ये कहना है कि यूएसए के अंदर इस समय 30% कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो BA.2 वेरिएंट के हैं। वहीं पर इनका ये भी कहना है कि ओमिक्रॉन से 60% ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है। दोस्तों हमें पिछली वेव के अंदर इतना पता लग चुका था कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये डेल्टा से काफ़ी तेज़ी से फैलता है, और अब ये जो BA.2 वेरिएंट जो आया है ये ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा 60% तेज़ी से फैलता है। दोस्तों एंथोनी फाउची ने एक बात और बताई है कि ये जो BA.2 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है ये ज़्यादा सीवियर नहीं है। दोस्तों अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं तो इससे टेस्टलेसनेस बढ़ जाती है, स्मेल आपको महसूस नहीं होगी, सांस लेने में तकलीफ आने लग जाती है, पूरी बॉडी के अंदर फटीग स्टार्ट हो जाती है। और वहीं जैसे डेल्टा वेरिएंट हमारे लंग्स के ऊपर अफेक्ट करता था, वहीं पे ये जो BA.2 वेरिएंट है ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर फर्क डालता है। दोस्तों इस सबसे एक क्वेश्चन अराइज होता है, दोस्तों उन लोगों का क्या जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, जिन्होंने बूस्टर डोज भी ले लिया है और जो फुली वैक्सीनेटेड है, क्या उनको भी वायरस से खतरा है? तो इसी हवाले से डेनमार्क का एक स्टेट सीरम इंस्टीट्यूट है, उसने एक रिसर्च कंडक्ट की। उसके रिसर्चर्स ने 20 लाख पेशेंट जो कि पहले कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके थे उनको डबल वैक्सीनेट करने के बाद उन्होंने ये पाया कि टोटल 20 लाख में से 1700 से ज़्यादा लोगों को ही इन्फेक्शन दोबारा से हो पाया है। तो इस रिसर्च से हमें एक चीज़ तो पक्का हो जाती है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डबल वैक्सीनेट होना, अपनी बूस्टर डोज लेना। तो दोस्तों सबको वैक्सीन करानी चाहिए, डबल बूस्टर डोज लेना चाहिए। ये वायरस की सिवियरिटी को काफ़ी कम कर देता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देता है। दोस्तों 3 साल हो चुके हैं हमें कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते। क्या कारण है कि हम कोरोना वायरस को अभी तक मैनेज करना नहीं सीख पाए हैं? क्या कारण है कि पूरी दुनिया के अंदर बार बार इसके नए नए वेरिएंट आते हैं और पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाते हैं? दोस्तों सबसे बड़ा इसका कारण ये है कि दुनिया के अंदर जो वैक्सीन का वितरण है वो बहुत ही असामान्य है। दोस्तों इंडिया जो कि एक दुनिया में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन का, वो मैनेज करता है अपनी वैक्सीन्स को, और हम लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर 99 देशों में वैक्सीन फ्री में बांटी भी है। लेकिन दोस्तों ये जो सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ है जो कि दुनिया में रईस देश माने जाते हैं, ये दुनिया के अंदर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा 4-4, 6-6 गुना वैक्सीन को स्टोर करके बैठे हैं। वहीं अगर मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करूं तो वहां पर आधी पॉपुलेशन क्या वहां की 10 से 11 पॉपुलेशन ही अभी तक डबल डोज ले पाई है। दोस्तों जब तक पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन बराबर बटेगी नहीं, वैक्सीनेट लोग नहीं होंगे, तो ऐसे ही बार बार म्यूटेट होते रहेंगे ये वायरस। दोस्तों इसका दूसरा कारण ये है कि हम लोग जब एक वेव जाती है तो हम उसको अपनी विक्ट्री समझ लेते हैं। हमारी पूरी दुनिया के अंदर जैसे ही वेव का जाना स्टार्ट होता है, वेव हल्की होती है, तो हम सोचते हैं कि हम कोरोना वायरस से जंग जीत चुके हैं। हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं वो दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाने के लिए बताते हैं कि कोविड ख़त्म हो चुका है, उन्होंने कोविड के ऊपर जंग जीत ली है।
वहीं पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए लाखों की भीड़ को कोरोना के होते हुए मैनेज किया जाता है। दोस्तों उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क, कोरोना वायरस के जितने भी प्रोटोकॉल हैं उसकी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं और 2-3 महीने के बाद जब वो एक नए वेव के रूप में सामने आता है तो हमारे साथ यही सिचुएशन होती है जो हमें आज झेलनी पड़ गई है। दोस्तों इसी के साथ दुनिया के कुछ लीडर्स का मानना है कि अब हमको कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। वो कोरोना वायरस को एक फ्लू की तरह कंसीडर करने लग गए थे। जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने अपने कोविड के सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे, मास्क को ज़रूरी नहीं करा था। वहीं पे उन्होंने अपने स्कूल, कॉलेजेस, क्लब्स, पार्टीज़, इवन ग्राउंड, स्टेडियम सब कुछ ओपन कर दिए थे। इसकी देखा देखी डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी ने तो आज भी 2 लाख से ज़्यादा केसेस आने के बाद भी अपने सारे रिस्ट्रिक्शन को हटा के रखा हुआ है। दोस्तों ये जो सिचुएशन है हमारे लीडर्स के लिए भी काफ़ी पैराडॉक्सिकल है। दोस्तों एक तरफ तो उनको अपने पॉपुलेशन को बचाना है, वहीं दूसरी तरफ पॉपुलेशन को ही सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी चलाए रखना है। दोस्तों इस सिचुएशन को खाली आम जनता ने ही नहीं, पॉलिटिशियंस ने ही नहीं, यहाँ तक कि WHO ने भी मिसकैलकुलेट किया। दोस्तों WHO की प्रीवियस मीटिंग का एजेंडा ही ये था कि हम कब और कैसे इस ग्लोबल पेंडेमिक को ओवर माने। दोस्तों ये जो चौथी वेव है जिसका कि पूरी दुनिया अनुमान लगा गई है, ये हमें 2020 के डेल्टा वेरिएंट की याद दिलाती है। दोस्तों किस तरीके से वो डेल्टा वेरिएंट पहले चाइना से साउथ एशिया से ये यूरोप के बाद अमेरिका, उसके बाद भारत का नंबर आया था। दोस्तों ये सीक्वेंस उसी की तरह चल रहा है। इस समय यूरोप के ऊपर ये हावी हो गई है, अगला नंबर अमेरिका का है और भगवान न करे उसके बाद नंबर इंडिया का भी हो सकता है। दोस्तों अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो 22 मार्च को इंडिया के अंदर 1778 केसेस रिकॉर्ड किए गए। दोस्तों अगर केसेस को मैं देखूं तो सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल लग रही है, लेकिन अगर दुनिया के अंदर जो चल रहा है उसको मैं अगर एनालाइज करूं तो ये सिचुएशन बिगड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों देश के साथ विदेश की भी भिन्न संस्थाएं इंडिया के अंदर चौथी वेव का समय प्रेडिक्ट कर रही हैं। दोस्तों IIT खड़गपुर ने कहा है कि जून के महीने में इंडिया के अंदर चौथी वेव आ सकती है, वहीं अगस्त के महीने के बीच में चौथी वेव की पीक आपको नज़र आएगी, उसके बाद फिर से डिप नज़र आने लग जाएगा। इसी सब को देखते हुए दोस्तों भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग स्टार्ट कर दी है। वहीं महाराष्ट्र जो यूजुअली तीनों वेव के अंदर इंडिया का सबसे अफेक्टेड राज्य रहा था, उसने एडवाइजरी जारी कर दी है और लोगों को कोविड के जो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल हैं उसको फॉलो करने के लिए बोल दिया है। दोस्तों हमारे देश की हेल्थ मिनिस्ट्री ने मिलके हमारे देश के हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ बहुत ज़बरदस्त काम किया है। वैक्सीन बहुत तेज़ी से लगाई गई है। दोस्तों हमारे देश के अंदर 180 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के शॉट्स लगा दिए गए हैं। दोस्तों ये जो शॉट्स हैं 12 साल से ऊपर के बच्चों को ही लगे हैं। दोस्तों उन बच्चों का क्या जिनकी एज 1 से 12 साल के बीच में है। दोस्तों WHO की अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिससे कि ये प्रूफ हो कि 1 से लेकर 12 साल तक के बच्चों के ऊपर जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना 12 साल के ऊपर के बच्चों के साथ होता है। वहीं दोस्तों सरकार ने नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेजेस सारे स्कूल्स को ओपन कर दिया है। दोस्तों आपको पता है कि स्कूल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग जो है बस एक नाम का ही वर्ड रह जाता है। दोस्तों अगर हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन 14 साल से कम तक की देखी जाए तो कुछ 26% के आसपास है, जिसका कि टोटल काउंट बनता है 31 करोड़। 31 करोड़ के अंदर से जो ज़्यादातर लोग हैं वो आज भी वैक्सीन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये जो बच्चे हैं ये जब स्कूल जाएंगे तो ये सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज कर पाएंगे? दोस्तों स्कूल कॉलेजेस के अंदर आपको भी पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ नाम की रह जाती है, मास्क भी सिर्फ नाम का रह जाता है। कोई अपने कान पे लगा के घूमता है, कोई गर्दन के नीचे मास्क को लगा के रखता है। तो दोस्तों आपका क्या नज़रिया है? आपको क्या लगता है ये जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो कि अभी वैक्सीन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, इनके लिए स्कूल बंद कर देने चाहिए या नहीं कर देने चाहिए? दोस्तों ये जो निर्णय है ये सरकार के लिए बड़ा ही मुश्किल रहेगा, इसीलिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन के नीचे मुझे इसका आंसर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।